हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के बारे में चर्चा करेंगे। जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होता है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा बुक पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि साल भर तो पढ़ता नहीं है। जब एग्ज़ाम आता है तो गेस पेपर पढ़ता है और गेस पेपर पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन टकराता नहीं है और गेस पेपर ख़रीदने के लिए ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद उतना मोटा गेस पेपर पढ़ नहीं पाता है। जो लड़का साल भर नहीं पढ़ा वो 2 महीना गेस पेपर तो पढ़ नहीं सकता है। और जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा तब तक गेस पेपर आपको समझ में आएगा नहीं। तो गेस पेपर पास कराने के लिए होता है, रैंक दिलाने के लिए नहीं। रैंक लाने के लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो कौन सा बुक पढ़े? NCERT पढ़े या भारती भवन पढ़े? NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन टकराता है या भारती भवन से ज़्यादा क्वेश्चन टकराता है? आज इसी बात पे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा बुक पढ़े। टाइटल में आप लोग देखे होइएगा सिलेबस क्या है, तो इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे उसी पे। तो इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस का जहाँ तक बात रहा तो सिलेबस इसका लगभग आपको लंबा है और यह एग्ज़ाम जो होता है वह 600 का एग्ज़ाम होता है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होता है, सेंटर पे कितना मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है। तो एग्ज़ाम जो होता है टोटल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 नंबर का आपका मैथ हो गया, 100 नंबर का क्या हो गया साइंस हो गया, 100 नंबर का क्या हो गया सोशल साइंस हो गया, 100 नंबर का हिंदी हो गया, 100 नंबर का संस्कृत हो गया और 100 नंबर का इंग्लिश हो गया, जिसमें सिर्फ आपको 500 नंबर ही जुटता है। 500 नंबर का ही आपको मेन एग्ज़ाम हो गया। इंग्लिश जो है आपको इंग्लिश में क्वालिफाइंग करना है, मतलब पासिंग मार्क लाना है। 30 नंबर आप 30-31 नंबर आप ले आते हैं, आप उसमें पास कर जाइएगा, उसका टेंशन नहीं है। इंग्लिश का उतना टेंशन नहीं है, मगर इंग्लिश पढ़ना भी है। मेन आपका होता है, अधिकतर लड़का का जो क्रॉस लगता है वह साइंस और मैथ में लगता है। क्यों? लड़का करता है गेस पेपर से 4 ठो क्वेश्चन बना लिया, गेस पेपर से साइंस रट लिया, तो गेस पेपर पास नहीं करा सकता है। आप लोग गेस पेपर खरीद के ले आते, गेस पेपर कोई पास नहीं कर पाएगा। हाँ, आप अगर बुक पढ़े हैं तो गेस पेपर कुछ नहीं है, बुक के सामने गेस पेपर कुछ नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या है? जहाँ तक सब्जेक्ट का बात रहा तो मैथ हो गया। मैथ 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का मैथ आपका एग्ज़ाम होगा, तो 100 नंबर में से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का क्या होगा सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का, सब्जेक्टिव मतलब 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का। वहीं देखा जाए सोशल साइंस, तो सोशल साइंस 20 नंबर का इसका हो जाता है प्रैक्टिकल, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल जो होगा, जो एग्ज़ाम के आपके बोर्ड का एग्ज़ाम होने से 10 दिन या 15 दिन या 1 मंथ पहले आपको स्कूल में जाकर देना पड़ता है, 20 नंबर का होता है। बचा 80 नंबर और 80 नंबर का आपका सेंटर पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। 80 नंबर में से 40 नंबर का लगभग आपको ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब 1 नंबरिया क्वेश्चन होता है। वहीं 40 नंबर का देखा जाए तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह सब्जेक्टिव होता है, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया और 5 नंबर का होता है। सोशल साइंस सेम है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल होगा, स्कूल में जाकर देना है। 80 बचा तो 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव रहेगा। संस्कृत का बात करें तो संस्कृत में आपको 50 नंबर का इंग्लिश ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ये भी 100 नंबर का होगा। हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, आपको सेंटर पे देना है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। इंग्लिश का बात किया जाए तो वो भी 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो 600 का एग्ज़ाम होगा। 600 में से आपको 500 नंबर का इम्पोर्टेंस रखा जाता है, यही 500 नंबर आपका जुटेगा। इस 500 में से आप एक भी नंबर में
एक भी सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर से कम नंबर लाते हैं, 28-29 लाते हैं, तो आप फेल हो जाइएगा, पास नहीं कीजिएगा। बुक कौन ले? बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है, भारती भवन पढ़े, NCERT पढ़े। ये सही बात है कि NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो NCERT में मैथ में देखा गया है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता है, 4-5 क्वेश्चन रहता है। और भारती भवन के बुक में देखा गया है कि एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन रहता है, एक फार्मूला पे आप 4-5 क्वेश्चन बनाइएगा। तो भारती भवन भी बनाइए और NCERT का बुक भी बनाइए। भारती भवन का एक चैप्टर बना लीजिए और वही चैप्टर NCERT का भी सॉल्व कर लीजिए। साइंस में जो चैप्टर आपको, जैसे साइंस में आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और जीव विज्ञान हो गया। जैसे हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसको कंप्लीट कीजिए। अब वह उसके बाद NCERT का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। जो चैप्टर हम भारती भवन से पढ़ेंगे वही चैप्टर हम NCERT का भी साथ में कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपका भारती भवन भी कंप्लीट हो जाएगा बुक और NCERT बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन होता है NCERT, आप मैथ और साइंस इसको कंप्लीट कीजिए NCERT से। और सोशल साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो इसके लिए NCERT ज़रूरी नहीं है। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री हो गया, इतिहास है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटी मतलब राजनीतिक, ये आप भारती भवन के बुक से भी कवर कर सकते हैं। वही हिंदी रहा तो हिंदी में भी 2 बुक आता है, तो बुक से आप कवर कर लीजिएगा, तो आपको गेस पे पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जो देखा जाए सिलेबस, इसका जो देखा जाए इस लगभग 7 से 8 मंथ में कंप्लीट हो जाता है और सही से पढ़ा जाए तो 8 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 4 मंथ आपके पास बचेगा सिर्फ रिवीजन के लिए। 4 मंथ अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि 6 महीना बचेगा उसके बाद कोचिंग पकड़ने जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप पास कर सकते हैं, चाहे चोरी से हो चाहे किसी तरह। बुक कौन सा ले? तो स्क्रीन पर आपको दिखता होगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का 2 बुक है, संस्कृत का बुक है, इंग्लिश का बुक है। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास कहाँ करें? तो क्लास आपके क्षेत्र में जहाँ भी से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ आपका कोचिंग होता होगा। सर को बोलिए कि इतना बुक हमको पढ़ाइए। और आप क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो सर को बोलिए कि इतना बुक हमको पढ़ाइए, इतना बुक हमको पढ़ना है। भारती भवन प्लस NCERT दोनों बुक हमको पढ़ना है। बुक कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। बुक बहुत महंगा होगा तो 2000 बहुत हो गया, 2000 रुपया बहुत हो गया एक्सेस, 2000 रुपया बहुत हो गया बुक का। आप दोनों बुक ले लीजिए, NCERT और भारती भवन दोनों ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका रैंक आएगा। जो टॉप करता है, क्या वो गेस पेपर पढ़ता है? गेस पेपर के टॉप कर जाता है? नहीं, वो बुक पढ़ता है। आप टॉपर से पूछिएगा आप क्या चीज़ पढ़े हैं, तो आपको बोलेगा हम NCERT और भारती भवन का बुक पढ़े हैं। नहीं कि 6 महीना खेले कूदे और 6 महीना के बाद जब एग्ज़ाम आया तो हम गेस पेपर बैठ के पढ़े हैं, गेस पेपर से हम पास करवाते। गेस पेपर कभी आपको, गेस पेपर है, गेस पेपर आपको पास करवाएगा, रैंक अच्छा नहीं दे पाएगा। गेस पेपर उसी को समझ में आता है जो बुक पढ़ता है, और जो बुक नहीं पढ़ेगा उसको गेस पेपर क्या समझ में आएगा। हमको कहना है कि आप बुक पढ़िए। क्लास हम इसी चैनल पे क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम मैथ के स्टार्ट करेंगे और आप लोग का सहयोग रहा तो हम साइंस, सोशल साइंस मतलब 10th क्लास में जितना सब्जेक्ट है टोटल सब्जेक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास लेंगे। हमारे कोचिंग से भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, हम गेस्ट पेपर कभी अलाउ नहीं करते कि आप गेस्ट पेपर पढ़िए। बुक पढ़िए, गेस्ट पेपर पढ़िए, कब पढ़िए, पहले बुक पढ़िए।
8 महीना आप बुक पढ़िए, 4 महीना बचा, 2 महीना आप रिवीजन कीजिए, 2 महीना है तब आपको आपका मन है आप गेस पेपर लीजिए चाहे नहीं लीजिए, आपके ऊपर है। अगर आप बुक अच्छा से पढ़ गए, बुक का एक एक टर्म आप समझ गए, तो गेस पेपर लीजिएगा तो गेस पेपर आपको ईजी लगेगा। ऐसे जो गेस पेपर लाते हैं उतना मोटा रहता है, वो देखिए कि लगता है कि याद नहीं होने वाला है। तो इतना मोटा गेस पेपर खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बुक पढ़िए। बुक के लिए हम स्क्रीन पर टोटल बुक दे दिए, दिखा दिए आपको, यही बुक लेना है। भारतीय वन का हम दिखाए हैं। एनसीईआरटी बुक आप ले लीजिएगा। सिर्फ एनसीईआरटी क्या पढ़िए तो मैथ और साइंस, बाकी कुछ नहीं। सोशल साइंस का जो है तो सोशल साइंस का लगभग आपको भारतीय वन से पूरा हो जाता है, भारतीय वन से कवर हो जाएगा सोशल साइंस का, उसके लिए एनसीईआरटी लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं रहा कितना नंबर गेन करे, कितना नंबर मारे, तो लगभग अगर 100 नंबर का मैथ का आपका एग्ज़ाम सेंटर पे हो रहा है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो 50 में इस स्टाइल से पढ़िए और इस तरीक़ा से पढ़िए कि हम 50 में कम से कम 35 से 40 ऑब्जेक्टिव सही करें। 35 से 40 मैथ में ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, और 35 से 40 सब्जेक्टिव। जो 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है आपके सेंटर पे, उसमें 35 से 40 आप ऑब्जेक्टिव मारिए और 35 से 40 के हमारी सब्जेक्टिव बनाइए। और जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा सेंटर पे, जैसे हो गया साइंस और सोशल साइंस, उसमें क्या करें, उसमें आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उस 40 नंबर में से क्या कीजिए, 40 नंबर में से आप कीजिए कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाइए। 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाइए और 30 से 35 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाइए दोनों में। तो लगभग नंबर देखा जाए इस तरीक़ा से किया जाएगा तो लगभग नंबर आपको 400 से लेकर 460 नंबर आपका आ जाएगा। तो तभी संभव है जब आप बुक पढ़िएगा। आप बुक भी ऐसे नहीं कि बुक ले लिए पढ़ लिए, बुक को डीपली पढ़िए। डीपली पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो सर पढ़ाएं, सर के पास आप गए, कोई चैप्टर उठा लिए, जैसे फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है पहला चैप्टर है, वो पढ़ लिए। सर क्या करेंगे, सर आपको बहुत करेंगे तो वहाँ रीडिंग डलवा देंगे, चाहे सर बोलकर समझा देंगे, हो गया। उसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे आपको। हमको क्वेश्चन आंसर तभी याद होगा जब आप समझिएगा। बुक को खुद पढ़िए। मानते हैं आज सर 2 पेज कवर कर दिए बुक का, तो 2 पेज हम 2 बार पढ़ेंगे। उस चैप्टर का 2 पेज जो है वो हम 2 बार पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड हमको जो लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव सही होगा, 1 नंबर या हमको एग्ज़ाम में आ सकता है, टकरा सकता है, उसको हम नोट करके तो साइड में लिख लेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव 35 से 40 तभी सही होगा जब आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। चैप्टर बाई चैप्टर को समझिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव नहीं जा सकता। और ऑब्जेक्टिव आप लगभग हम 50 तो 40 बोले हैं, आप लोगों को 50 मार दीजिएगा, मगर 100% का गारंटी कोई नहीं लेता है कोई भी एग्ज़ाम में। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और चैप्टर वाइज आप कोई चैप्टर होगा, जैसे हम बोले फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव कवर कर लीजिए। सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, उसके साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। बुक के पीछे देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, चैप्टर के पीछे देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको कवर कर लीजिए। ये कवर करने के बाद आपका लगभग 400 से 450 नंबर आ ही जाएगा। हो सकता है आप टॉप कर जाइएगा, तो वो आपके ऊपर पढ़ने के ऊपर जैसा पढ़िएगा। मगर हम रेफ़र यही करेंगे कि आप बुक पढ़िए, गाइड के पीछे मत पगलाइए, गाइड से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और बुक कवर हो गया तो गाइड, हम ये नहीं बोला कि गाइड आप नहीं पढ़िए, गाइड पढ़िए, मगर पहले बुक कवर कीजिए। बुक कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप गेस पेपर लीजिए ना। गेस पेपर कब आता है, एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले आता है। गेस पेपर ले लीजिए, मगर 8 मंथ में आप बुक कंप्लीट कर लीजिए। बुक कंप्लीट करके 4 मंथ बचा, आप उसको रिवीजन कीजिए। जैसे कि आज एक चैप्टर हो गया,
उसको याद करते चलिए। कल दूसरा चैप्टर होगा, स्टार्ट होगा, साथ में याद करते चलिए। सर पढ़ा रहे हैं, साथ में उसको क्या कवर करते चलिए, याद करते चलिए। 4 मंथ हो गया आपका रिवीजन। ये नहीं समझिएगा कि हम बोले कि 8 महीना बैठ के पहले बुक कवर कर लीजिए और 4 महीना जो लास्ट में बचेगा तब बैठ कर आप याद कीजिएगा। नहीं, साथ में याद करते चलिए और 4 मंथ में आप एक शेड्यूल बना लीजिए, आप रिवीजन करती कीजिए उसमें। मैथ में क्या करें, बहुत लड़का कहता है मैथ का रिवीजन कैसे करें, मैथ का रिवीजन कैसे करें। मैथ का रिवीजन देखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना बनाइएगा उतना आपको प्रैक्टिस होगा। सर एक तो क्वेश्चन बता दिए, फार्मूला बता दिए कि हाँ एक फार्मूला पे क्वेश्चन बना, आप खुद से और क्वेश्चन को क्या कीजिए, बनाइए उस पर फार्मूला याद कीजिए। मैथ का जो कैलकुलेशन है उसको समझिए, तब आपका मैथ भी अच्छा नंबर आ जाएगा मैथ में। तो हम ये रहा इसका सिलेबस। और क्या पढ़े नहीं पढ़े, गेस के पेपर मत भागिएगा, गेस पेपर के पीछे मत भागिएगा। हम मेरे चैनल पे मैथ का हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर हम साइंस का भी क्लास लेंगे, सोशल साइंस का क्लास लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए एक ठो सर हैं वो क्लास लेंगे। मतलब कि 10th क्लास का जितना बुक है, 10th में जितना पढ़ना है टोटल बुक हम चैनल पे डालेंगे। बस यही है कि हम जो दिए आप उसको कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई नई बुक पढ़ना है, नहीं कोई कोचिंग का नोट्स पढ़ना है। एक ठो बात और, बहुत कोचिंग में हम देखते हैं कि परिभाषा जो होता है, डिफिनीसन जो होता है कोई चीज़ का, वो आधा पेज, एक पेज में लिखवा दिया जाता है। तो ज़्यादा आप डिफिनीसन पे मत जाइए, फिगर पे जाइए, उसको समझिए। उसको कोई भी डिफिनीसन है उसको स्ट्रक्चर में तोड़िए। अगर आप स्ट्रक्चर में फिगर को तोड़ते हैं, डिफिनीसन को आप स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं, तो इससे ये हो जाएगा कि आपको याद जल्दी हो जाएगा, याद जल्द हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर में अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं, जैसे ब्लड के बारे में पूछ दिया, तब ब्लड के बारे में लिखें क्या ब्लड होता है, ब्लड 3 प्रकार का 4 प्रकार का होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब इतना लिखेंगे, हम उतना क्यों लिखें, हम ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड लिखेंगे, उसको स्ट्रक्चर में तोड़ देंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इस तरीके से RBC का जीवन काल 120 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 3 दिन, 2 से 4 दिन। इस तरीक़ा से हम उसको बनाएंगे, हल्का नीचे लिख देंगे। जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता है, आप सोचते हो यार कॉपी भर देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। और आप आधा पेज, हाफ पेज ही लिख रहे हैं, आप उसको स्ट्रक्चर में सजा कर लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर देख कर आपको कॉपी को नंबर देगा। तो कभी भी डिफिनीसन रटने के प्रयास नहीं कीजिए, उसको समझिए। अगर आप समझ लेते हैं कोई भी टॉपिक, आप उसको टॉपिक को समझ गए, तो आप खुद डिफिनीसन लिख सकते हैं। खास करके जो बुक का डिफिनीसन है, याद हो जाता तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो हम यही कहना है कि आप कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसको समझिए। समझने के बाद डिफिनीसन आपको खुद याद हो जाएगा। जब तक आप टॉपिक को समझिएगा ना, ये रट्टा मारिएगा तो रट्टा मारने से नहीं होने वाला। आज रट्टा मार लीजिए, कल रट्टा मार लीजिए, परसों रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में जाइएगा 2 लाइन लिखिएगा, तीसरा लाइन अगर मिस्टेक हो गया तो चौथा 5वां लाइन गया, वो नहीं लिख पाइएगा आप। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसको समझिए। ये बेसिक है, 9, 10, 8, 9, 10 क्या है, बेसिक है। जब आप बेसिक में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप 10th पास ही कर लीजिए, तो आगे जाइए तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेने के लिए पास आपके पास डिग्री हो जाएगा, और डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, बुक रेफर है, बुक पढ़िए। तो कल परसों से मेरा सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हम बता दिए हैं टोटल विषय रहेगा। पहले मैथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस। इस एक तो स्टेज के अनुसार ये सब चलता रहेगा।